इन्फोसिस। इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट के बाद बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो ज़्यादातर पॉजिटिव साइड में हैं। और ये हम देख रहे थे आज सुबह से ही कि ये सर इसमें 1800 से लेकर के 1900 तक लेकर के वो जो है रैली रही है। 2 दिन हमारे बाज़ार में रिएक्शन देखने को नहीं मिला रिजल्ट के बाद, तो मतलब एक दिन तो रात हो गई थी और एक दिन मतलब हमारा बाज़ार कल बंद था। तो आपको बता दें वहाँ पे करीब 8-9 डॉलर की रैली देखने को मिली है एडीआर के अंदर। वो हालांकि उतनी तेजी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार आज देखने को मिल रही है। प्रॉफिट हालांकि 9% घटा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। रेवेन्यू में 2% की ग्रोथ रही है। एबिट 1% बढ़ा है। जो गाइडेंस है वो लोगों को अच्छी लग रही है। अंशुल जी, प्रदीप जी, आप लोगों की राय पहले। अंशुल जी आप बताइए, इन्फोसिस पे ये जो 1900 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, आप सहमत हैं इससे? और क्या आईटी को लेकर के अब थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए? और पोर्टफोलियो में जिन्होंने अभी तक ऐड नहीं किया है, क्या अभी वो ऐड कर सकते हैं? आपका व्यू। सर देखिए, दोनों चीज अलग अलग है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ये डिप आपके लिए बाई थी, और ये जो पॉजिटिव रिएक्शन आया ये भी आपके लिए बाई है। 1768 एक मेजर रेजिस्टेंस है, वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक है, वहां पे जाके अटकेगा। तो ट्रेडर के लिए 1768 का टारगेट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1420 रुपए से बोलते आ रहा हूं, ऑल टाइम हाई के पहले तक कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। लार्ज कैप जब भी 20-25%, 30% टूट जाए, आंख बंद करके बाई कीजिए। ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन मिलता है, जैसे तमाम ऑटो स्टॉक्स में, एलएनटी में, टाइटन में, सब में मिला। तो आप चाहे टीसीएस ले लीजिए, एचसीएल टेक ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, या एलटीआईएम ले लीजिए, या टेक महिंद्रा ले लीजिए, सब में एज एन इन्वेस्टर आपको ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन मिल जाएगा। पर्टिकुलरली इन्फोसिस में 1768 ट्रेडर्स का टारगेट है, ऑल टाइम हाई इन्वेस्टर्स का टारगेट है। चलिए, ये बात इन्फोसिस को लेकर निकल के आ गई। प्रदीप जी जरा बताइए, इन्फोसिस पे आज चुकी है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नंबर 1 पे ट्रेंड भी कर रहा है, क्वेरीज भी हैं, आपका व्यू क्या है? व्यू विपुल जी यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर हम निफ्टी आईटी को ही देखेंगे, निफ्टी आईटी 45-46 के आसपास टॉप बना के नीचे आ गया था, एंड 31,500 32,000 पे अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। अब जिस तरीके से निफ्टी आईटी एक अच्छा खासा बेस करने के बाद यहाँ पे एक रैली आ रहा है, अभी 38-930 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि अगेन आपको बाय करना चाहिए इन्फोसिस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप ट्रेडर हो तो आपको शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट 1813 1815 के आसपास का टारगेट आना चाहिए इन्फोसिस में, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन हुआ था बहुत ही बढ़िया 1550 1600 के आसपास, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, और जिस तरीके का रिजल्ट आया है, पॉजिटिव रिएक्शंस देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होगा। मैं तो एज ए इन्वेस्टर्स डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे स्मॉल केस में मॉडल पोर्टफोलियो भी चलता है, तो वहाँ पे हमने भी ऐड करके रखा है इन्फोसिस, टीसी जैसे स्टॉक्स हम बेचेंगे ऑल टाइम हाई पे, और वो आपको नेक्स्ट 2-3 महीने पे, 4 महीने पे, 5 महीने पे आते हुए दिखाई देंगे। तो एज ए इन्वेस्टर ही व्यू रखिए। ट्रेडर व्यू रखेंगे तो ज्यादा पैसा बना नहीं पाएंगे। इन्वेस्टर व्यू रखिए, 2 क्वार्टर वेट कीजिए, आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। ठीक, क्योंकि बात आईटी पे भी चल रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज विप्रो के भी रिजल्ट्स हैं। सर विप्रो, आप अंशुल सर देखिए, कोफोर्ज आप देख लीजिए सर। प्रदीप जी, तो एक विप्रो एक कोफोर्ज, इन दोनों पे भी राय जानना चाहेंगे। रिजल्ट से पहले तेजी आ रही है विप्रो में, क्या अभी भी बाय कर सकते हैं? हालांकि रिजल्ट से पहले थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन आपकी टिप्पणी अंशुल जी। सर ये देखिए, कहानी फिर घूम फिर के वही आ जाएगी जो मेटल्स में हमने किया था। प्राइवेट प्लेयर्स प्ले किए थे और सेल को हमेशा छोड़े रखा क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं थी। सेम इज विद विप्रो। बाकी स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लार्ज कैप में विप्रो हमेशा ही लैगार्ड रहा है। स्टैंड अलोन देखेंगे तो 42 वीक्स का कपनैडल पैटर्न बन रहा है। 274 निकलने के बाद 302 रुपए आराम से चला जाएगा। इन द सेड पीरियड आपको इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, एलटीआईएम ये ज्यादा रिटर्न दे देंगे। तो अगर स्टैंड अलोन विप्रो प्ले करना है, बिल्कुल पैसा देगा। 274-70 के ऊपर ब्रेकआउट पे 302 रुपए आराम से मिलेगा। रिलेटिव टर्म्स में विप्रो थोड़ा सा धीरे चले, मतलब रेस चालू हुई है तो रेस में 5वें नंबर पे विप्रो आएगा। पहले नंबर पे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, इनमें से कोई 1 2 3 4 पे आएगा। विप्रो डेफिनेटली 5वें पे आएगा। तो पैसा ठीक। जरूर बनेगा, रिलेटिवली उनमें ज्यादा बनेगा। चलिए ठीक है, ये बात विप्रो को लेके हो गई। कोफोर्ज मिड कैप पार्टी, उम्मीदें काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है। ये जब भी बात हो रही थी पहले भी, तब भी लोग कह रहे थे कि नहीं, दिग्गजों के बजाय अगर आप मिड कैप में, कोफोर्ज में, परसिस्टेंट पे ताव लगाएं ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रदीप जी, अभी के करंट लेवल पे आज 2.5% ऊपर, क्या कैसा लग रहा है कोफोर्ज आपको?
देखिए विपुल जी, चार्ट में ना वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद स्टॉक में ब्रेकडाउन आया था, और शॉर्ट टाइम में जितना नीचे आना था, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट करेक्शंस 85% 90% कंप्लीट है, पुल बैक देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि रिजल्ट से पहले पहले जिस तरीके से एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, अगेन आपको स्टॉक 1850 एंड एवोव जाने के लिए रेडी हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत ही फेवरेबल लग रहा है अभी। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट 1675 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। करेंट जोन से हम फ्रेश बाई भी करके जा सकते हैं, अगर किसी के पास ऊपर के लेवल पे है हम एवरेज भी करके जा सकते हैं। शॉर्ट टाइम में ही हमें 1860 एंड अबव प्राइस मिलेंगे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें, कोफोर्स तो बाई करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम भी बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे कोफोर जैसे स्टॉक्स नीचे आ रहा था, उस टाइम पे परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी गिरावट ज्यादा आया नहीं है। सो बेस अच्छा से ऑलरेडी बन के रखा है। सो एक बार अगर 6550 6600 इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि अगेन हमें 7400 7500 तक खींच के लेके जाएगा प्राइस को। एंड करेंट जोन से अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। सो दोनों स्टॉक्स को ही दोनों तरीके से अगर हम देखेंगे तो बाय करने का ही सलाह मेरी तरफ से रहेगा। चलिए ठीक, ये बात निकल करके आ गई, थोड़ी सी आईटी की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक जिस पे आज जैसा इन्फोसिस के बाद, इन्फोसिस के अलावा जिस पर सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सरप्राइजिंग रहा, कुछ लोग बड़ा कन्फ्यूजन में थे ग्रो को लेकर के। 175 रुपये पे के आसपास आ गया है आज, शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जो टारगेट अब 195 के निकल के आए हैं, ये सिटी की रिपोर्ट कह रही है सर। अंशुल जी, आपकी राय क्या रहेगी ग्रो को लेकर के? ग्रो पे आप दोनों ही जो है पॉजिटिव रहे हैं, तो दोनों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि अब काफ़ी ऊपर आ गया है 175 के आसपास। क्या अभी भी कोई चांसेस हैं नई खरीदारी के? पहला सवाल। दूसरा, जो लोग होल्ड कर रहे हैं 150 के आसपास, या जिन्होंने 160 के आसपास खरीदा, काफ़ी टाइम रहा उस रेंज में, उनके लिए क्या कहाँ पे एग्जिट ढूंढना चाहिए उनको? अंशुल जी तो और देखिए प्रदीप जी दोनों जी। देखिए, ग्रो में आपके दर्शकों को इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने बुधवार वाले शो में भी डिस्कस किया था। 34 दिन का आईपीओ बेस बना है, अगर 164 निकलता है तो 179.50, और 179.50 निकलने के बाद 193.80 का टारगेट आना चाहिए। अर्निंग्स की वजह से बढ़िया गैप अप आया है, ओपन लो के साथ चला है, जो नहीं था परसों ले पाया था, आज सुबह ओपन लो के साथ चला था, तुरंत बाई करना था। 179.50 आराम से आ जाएगा। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर ऑल टाइम हाई 193.80 भी आ जाएगा। दूसरी चीज सर, अगर थोड़ा सा डेटा और प्राइस एक्शन कंबाइन करें तो बैंक निफ्टी में देखिए, फटाफट वाली मूव में टारगेट भी अचीव हो गया, 60,115 का जो हमने बात की थी। वाह। बैंक निफ्टी के ऊपर 60,160 पे आ गई। निफ्टी भी धीरे धीरे 25,860 हो ही गई है, और बेयर ट्रैप बना है, तो 25,930 तक भी शायद आज ही निकल जाए। 25,930 भी आज ही निकल जाए, वाह। बड़ा मतलब वाकई में मतलब ज़बरदस्त एनालिसिस रहा सर। मतलब देखते ही देखते क्या तूफानी रैली एकदम से आ गई, और शानदार शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि लोगों को, बहुत लोगों को कमेंट बॉक्स पे इधर उधर से जो आती रहती हैं हवाएं, उसमें बहुत लोगों को लगा था नहीं आज फ्राइडे का सेशन है, मैं नहीं टिक पाएगा, लेकिन जो डेटा था बिल्कुल यही मानना मेरा भी था कि और कितना टूटेगा। ओवरसोल्ड सिचुएशन की जो है सिचुएशन देखने को मिल रही थी। एफआईएस के डेटा को उस तरीके से एनालाइज नहीं किया जिस तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी बाजार में एक ओवरसोल्ड पोजीशन, तो बाजार बस एक ट्रिगर का वेट कर रहा था, जो शायद कई बार नहीं मिलता है तो ऐसे ही चल गया। लेकिन हाँ, एक मतलब स्थिति ऐसी थी कि अब और कितना टूटेंगे महाराज। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। और आगे जो है ग्रुप पे प्रदीप जी की राय रह गई, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर तरह की राय मिल जाए, लोग अपना निर्णय अपने हिसाब से ले लें। प्रदीप सर। बिल्कुल जी, आईपीओ डे से हम डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल। 115 से मेरा कॉल भी रहा है, और मुझे लगता है कि ग्रो जैसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इंडिया का भी नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर माना जा रहा है ग्रो जीरोदास, और डिस्काउंट ब्रोकर का जो थीम है, ये थीम बहुत ही बढ़िया है। इसीलिए देखेंगे जो फुल हाउस ब्रोकिंग है, आज फुल हाउस ब्रोकिंग भी फिर से डिस्काउंट मॉडल पे आ रहा है। अब देखेंगे, एक टाइम था HDFC सिक्योरिटीज ने नाम बदला, HDFC स्काई, कोटक सिक्योरिटीज ने नाम बदला कोटक नियो पे। सो कहीं ना कहीं जो डिस्काउंट मॉडल है ना, बहुत बढ़िया है। आज से 3 साल पहले का व्यू और अभी का व्यू
टोटली अलग है। आज क्लाइंट बेस के हिसाब से नंबर वन कंपनी है ग्रो। जिस तरीके से रेवेन्यू पे जंप आया है, जिस तरीके से मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है, आप देखेंगे एंजल वन के साथ भी हमने देखा आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा था, उसके बाद कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम चल रहा है। और हमने एक टारगेट भी दिया था, वो टारगेट पास्ट में भी अचीव हुआ, और मुझे तो लगता है कि इस बार 195 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, आपको 225-30 जाने के लिए भी रेडी हो रहा है। मैं बहुत ही बुलिश हूँ ग्रो को लेके। लेकिन अगर आपके पास फ्रेश है, बने रहिए। फ्रेश आप लेना चाहते हो तो ऑलवेज डीप में खरीदिए। ऐसा नहीं है आजकल 2-4 दिन में ये भाग जाएंगे, आपको मिलेंगे नीचे। तो जैसे ही नीचे आता है तो स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा मेरे हिसाब से। आपको लॉन्ग करना चाहिए ग्रो को जी। चलिए, ये बात हो गई ग्रो को लेकर के। बात कैपिटल मार्केट की चल रही है। तो परसों के सेशन में अंशुल जी आपने एक अग्रेसिव मूव लिया था, पॉजिटिव व्यू एमसीएक्स को लेकर के, और ये रैली अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी ये शेयर मतलब भाग ही रहा है, 2.5% ऊपर हो गया, 2500 के आसपास पहुंचता हुआ। आज का इंट्राडे हाई 2497, जो कि 52 हफ्तों का भी उच्चतम स्तर है इसका। क्या करें सर? मतलब बहुत लोगों को लगता है ना, क्योंकि हर रोज़ नए ग्राहक मतलब माफ़ कीजिएगा, नए दर्शक आते हैं, तो उनको मान लीजिए आपका पुरानी जो आपकी स्टेटमेंट थी या जो आपकी कॉल थी वो नहीं पता है, और वो आज की रैली को देख करके अगर उत्साहित हो रहे हैं, तो उनके लिए अब क्या सलाह रहेगी एमसीएक्स पर? और जो पुराने लोग हैं बैठे हुए, वो क्या ट्रेल करते रहे इसको, कैसे क्या सलाह रहेगी एमसीएक्स पर? अब जी की दे दो। आवाज़ मिल रही है आपको अंशुल जी? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। सॉरी, म्यूट कर दिया जी था। देखिए, एमसीएक्स इस हफ्ते की शुरुआत में 3 वीक्स ऑफ टाइट क्लोजेस से ओपन लो के साथ निकला था। वॉल्यूम भी बहुत बेहतरीन थे। 2500 रुपए हमने 2-3 दिन डिस्कस भी किया था। 2497 का हाई भी बन चुका है। अब मोमेंटम पूरी तेजी से बना हुआ है। तो जनरली ऐसे कमजोर मार्केट में अगर मोमेंटम जिन स्टॉक्स में बहुत तेज होता है, उनमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुक करने की। हालांकि वीकली मूविंग एवरेज से थोड़ा सा हल्का सा दूर है, बट इसको एक्सटेंडेड की कैटेगरी में डालना गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना शार्प मोमेंटम है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास एमसीएक्स पड़ा हुआ है, थोड़ी सी रिस्क लीजिए। 2338 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। इसके नीचे क्लोज करे तो निकलना है, नहीं तो फिर स्टॉक को अभी और मोमेंटम प्ले होने दीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, 50% पोजीशन बुक करके 50% पे 2338 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, बट ट्रेल कीजिए। नेशनल एल्यूमिनियम याद कर लीजिए, एलटीएफ याद कर लीजिए, एम फिन याद कर लीजिए। जिसने जहां टारगेट लगाए वो निकल गया। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठा है उसने पूरी मूव खाई, ऊपर से 5-7% छूट जाएगा, बट वो 5-7% अगर आप छोड़ते हैं तो हो सकता है कि रैली में आपको जैसे नेशनल एल्यूमिनियम में 90% मिल गया, तो वो 5% छोड़ने आप तैयार हैं, तो इसमें भी लंबी रैली मिल सकती है। तो 2338 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। चलिए, 2338 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। नए लोगों के लिए क्या बोला सर आपने? अभी वेट करें। अब नहीं बनती सर भाई, नए लोगों के लिए अब बनती है। आपका रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा, सही बात है। तो अभी नया खरीदने की सोच रहे हैं तो दूसरे मौके तलाशे जाएंगे, और बहुत सारी शेयरों पे बात हो भी रही है, मतलब वहाँ पे आप लोग मौके देखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच करीब 1900 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और आप सभी दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके जो है इस कार्यक्रम को बाकी दर्शकों तक भी पहुंचाइए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए लिंक को, फेसबुक पे शेयर कीजिए, जो एक्स अकाउंट है जिसे हम ट्विटर कहते हैं वहाँ पर आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें, और जो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन अलग अलग माध्यम से लोगों को मिलती है उससे वो लोग सुरक्षित रह सकें, और अपने पैसे को कम से कम बचा सकें। बनाने की बात तो दूसरी बात है, गंवा बहुत लोग रहे हैं, तो पहले तो बचाना शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं, और चूँकि कैपिटल मार्केट की बात चल रही है, एमसीएक्स के बाद बीएससी की बात कर लेते हैं। सर, बीएससी पर भी रफ्तार बनी हुई है, क्या ये लेवल कंफर्टेबल है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, और कैसे देख रहे हैं आप बीएससी को? सर, बीएससी को लेके मेरा व्यू पॉजिटिव है, और ऑलरेडी हमने जब नीचे आया था बीएससी 2200 पे 100 के आसपास, उस टाइम हमने रिकमेंड भी किया था। मैं तो इसमें ऑल टाइम हाई देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी को प्रॉफिट बुक भी करना है, एक बार 3400 3500 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है, उससे पहले नहीं। और जिस तरीके से अभी एनएसी का आईपीओ के अनाउंसमेंट हुआ है, बातचीत चल रहा था, सो कहीं ना कहीं उसके बाद से हमने देखा ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, और बीएससी
मुझे अच्छा लगता है, ऑल टाइम हाई ऑन द वे। एंड एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, कभी भी अगर नेक्स्ट 2-3 महीने में 3,400-500 आता है, उससे पहले तो प्रॉफिट बुक नहीं बुक करना है, बने रहिए अभी। बने रहिए अभी। और नए लोगों के लिए क्या बोला सर आपने? देखिए, नए लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट में हूँ नहीं बाय करने में, क्योंकि शॉर्ट टाइम में जितना नीचे जितना ऊपर आना था ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा डीप अगर मिलता है 2647 एंड 2680 के आसपास, उस टाइम पे मैं कंफर्टेबल रहूंगा फ्रेश बाय करने में, विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 2520। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई। अब जरा थोड़ा सा एक शेयर, छोटा शेयर रह गया, वो है आईएफसीआई। आईएफसीआई ट्रेंड में भी है, आईएफसीआई तेजी में भी है, और बीते कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर रैली एक बनी हुई है। 6.25% ऊपर 60 रुपये के आसपास से ये शेयर अब आ चुका है। एक महीने में अंशुल जी 24% से ज़्यादा की रैली यहाँ आ चुकी है। क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, या फिर अभी भी बने रह सकते हैं यहाँ पर, और नई खरीदारी की कोई चांसेस है या नहीं? सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अभी 59.5 पे हमने आईएफसीआई क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मल्टीपल वीक्स ऑफ करेक्शन के बाद करंट वीक में 570 मिलियन का वॉल्यूम है, ये किस 940%। लेवल पे बाय किया आपने, बाय करने की सलाह दी है? 59.5 पे अभी बाय दिया है। सर 15। मतलब ये फिर हमको क्यों नहीं बताते? मतलब जो है नगीने आप छुपा लेते हैं, जब ढूंढ करके कहीं हमको दिख जाते हैं तो आप बताते हैं कि नहीं ये तो दे चुके हैं, तो कभी नहीं नहीं कुछ। सर, अभी जब आपका बीएससी पे डिस्कशन चल रहा था तभी इसमें अच्छा अच्छा, वॉल्यूम। जरा इसके इसके गूगल फाइनेंस का चार्ट ले आइए सर, और जी जी कंटिन्यू कीजिए सर आप जी। ओपन लो था, बस मैं वॉल्यूम का वेट कर रहा था, जैसे ही वॉल्यूम ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ तो हमने बाई दिया है। आप देखिए फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है एग्जैक्टली। अगर डेली पे देखेंगे तो 3 टाइट क्लोजेस दिखेगा, 75 मिनट पे देखेंगे तो फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन दिखेगा, और ओपन लो के साथ है तो जनरली ओपन लो के बाद मोमेंटम आता है। तो 59.5 में बाई दिया है, 56.8 का स्टॉप लॉस है, और 63.7 का टारगेट है। हमारा मैकेनिकल सिस्टम है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के नीचे हम काम नहीं करते हैं। तो 1 आवर की रिस्क, 2 आवर का प्रॉफिट, स्टॉप लॉस 56.8 और टारगेट 63.7 का रहेगा। 56.8 स्टॉप लॉस, टारगेट क्या बताया सर आपने? 63.7। 63.7। चलिए 63.7, 63 पे, यानी कि यहाँ से करीब करीब सीधा सीधा 4 रुपये आपको मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं तो करीब करीब 4 रुपये ऊपर का लक्ष्य रखिए। 6.25% की तेज़ी यहाँ पर आईएफसीआई में देखने को मिल रही है, लेकिन अंशुल जी का मानना ये है कि ये तेज़ी यहाँ पर थमती नहीं दिखाई दे रही है, और आपके लिए यहाँ पर पहला लक्ष्य 63.7 का होगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पर जो आपको रखा दिया गया है वो 56.8, 56.8, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है आपको। तो स्टॉप लॉस टारगेट अगर हम हो सके तो स्क्रीन पर एक बार दिखा दें। करीब 6.25% की तेज़ी जो है अब देखने को मिल रही है। 59.80 का भाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर ये तेज़ी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, या फिर जो है परिवर्तन करना चाहेंगे कुछ स्टॉप लॉस टारगेट में, तो भी हम इसको स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए 56.8, 56.8 का स्टॉप लॉस, और 63.7 टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लेवल्स नोट कर लीजिए, और दोनों ही स्टॉप लॉस टारगेट अंशुल जी की तरफ से दिए गए, तो दोनों को ही फॉलो करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पर गतिविधि बढ़ेगी वैसे वैसे हम इसको दोबारा स्क्रीन पर आप देखिए 60 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ, तो रफ्तार पकड़ता हुआ और नए उच्चतम स्तर बनाने की तरफ बढ़ता हुआ अग्रसर आईएफसीआई का शेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नज़रें हमारी यहाँ पर बनी हुई हैं। अभी जल्दी जो है फिर अगर कुछ तेज़ी होगी तो दोबारा देख करके स्क्रीन पर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। आज काफ़ी लोगों के सवाल जो है वो आए हुए हैं। जैसे एक टिप्पणी हम है संतोष जी का सवाल, ये हमारे चैट बॉक्स के सवाल हैं, ट्रेंडिंग से, हालांकि ट्रेंड में भी है ही है। ये कह रहे हैं कि विपुल जी, अंशुल जी, प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी, कोटक, आरआईएल अभी बाय करें या वेट करें? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू बताइए। आरआईएल पे ज़रूर व्यू जानना चाहेंगे। प्रदीप जी ज़रा बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी क्या करना चाहिए? नतीजों से पहले कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या नहीं? नतीजों को पढ़ लें उसके बाद। अभी आपका व्यू क्या है? बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि देखिए शॉर्ट टर्म में ना एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली 1600 के ऊपर से टॉप बनाने के बाद नीचे आ गया था स्टॉक, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए 1430 में। तो 1430 एक स्टॉप लॉस के, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी इसमें आ चुका है। सो 1430 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाय करके जा सकते हैं।
अगेन टारगेट हमें यहाँ पे 1510, उसके बाद 1570 एंड अबव करेंगे, उसमें भी 100 पॉइंट का एक तेजी आपको यहाँ पे मिल सकता है। और स्टॉप लॉस ज्यादा खोने का है नहीं, क्योंकि 1430 में स्टॉप लॉस है, मिलने में 100 रुपया मिल सकता है, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल आ रहा है, सामने रिजल्ट भी है, और हमारा व्यू भी इसमें पॉजिटिव ही है, सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी अगर किसी का एटलीस्ट मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, आप बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए, कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, ये बात तारयल को लेकर के निकल के आई है। तो जिन लोगों के भी सवाल थे, उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गए होंगे। सर, एक हमारे दर्शक हैं, ओहो गायब हो गए क्या, नाम मिस कर गया, 100 रुपये की धनराशि दी है, और उनका सवाल मैंने हालांकि कॉपी कर लिया था, नाम जो है कॉपी करना भूल गए, तो वो रह गया। तो सवाल इनका आपसे ही है और धनराशि इन्होंने भेजी है, तो आप उत्तर दिए। कह रहे हैं अंशुल जी प्लीज़ गाइड, निफ्टी का ईयरली चार्ट डाउन है, अदानी ग्रीन का अपकमिंग 1 ईयर चार्ट कैसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान है। अदानी पे अभी एक सवाल पे आप कुछ बोल भी रहे थे, तो थोड़ा सा एक बार सर इनको बता दीजिए, धनराशि भेजी है तो क्या सलाह रहेगी इनको आपकी, आगे के लिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, आपकी राय क्या रहेगी? सर देखिए, एक सिस्टम में आपको बता देता हूं, क्योंकि अदानी ग्रीन और रिलायंस पे मैं नहीं सेबी से कोई पंगा चाहता हूं, तो मैं इस पे बात करना नहीं चाहता। अदानी ग्रीन हो या रिलायंस हो या टाटा टेक हो, मेरे पास, चूंकि हम बहुत सारे स्टॉक्स पे बात करते हैं और सेबी ये बोलती है 30 दिन पहले 5 दिन बाद तक आप उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, तो मेरी वॉच लिस्ट बहुत छोटी हो गई है। ये स्टॉक्स मेरी डिलीवरी में पड़े हुए हैं, हर महीने ब्याज का पैसा मैं कवर्ड कॉल राइटिंग से उठाता हूं। तो अगर आप लार्ज कैप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं 3-4 साल होल्ड करूंगा 2030 में, जब तक इनकी पूरी कैपेसिटी एक्सपेंशन होके कैपेक्स पूरा होके फंड फ्लो आना स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जे कर्व बनता है। हॉकी स्टिक आपने देखी है जे कर्व वाली, तो अभी हॉकी स्टिक के बॉटम पे ये खड़े हुए हैं। एक्सपेंशन कंप्लीट होने के बाद जब जे कर्व आएगा, तब कोई भी आप टारगेट लगा लें वो अचीव कर लेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे आपको चलना होगा। लेकिन इस बीच में ब्याज का पैसा मैं कवर्ड कॉल राइटिंग से निकालता हूं। 4 महीने में 16-16 रुपए करके निकाल चुका हूं, इस महीने भी लगभग 16 रुपए अंदर हो ही चुके हैं, हो ही जाएंगे एक्सपायरी तक। तो लगभग रोज कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होता है। 1080 1100 की कॉल राइटिंग स्टार्ट की थी, 1080 पे आए, फिर चेंज करते गए। हर महीने 25 रुपए, 16 से 25 रुपए इसमें मैं निकालता हूं कवर्ड कॉल राइटिंग के वजह से। जब हर दूसरे चौथे दिन ट्रेड हो ही रहा है, तो इस पे बात करना, फिर सेबी से शो कॉज नोटिस का आ बैल मुझे मार वाला काम करना। मैं ये 3 साल के लिए 4 साल के लिए रखा हूं, कैपेक्स पूरा होने तक, बीच में कवर्ड कॉल राइटिंग से ब्याज का पैसा निकालता हूं। अगर आप ये सब चीज कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन स्टॉक है, नहीं कर सकते तो फिर स्विंग ट्रेडिंग वाले मिड कैप स्मॉल कैप में आ जाइए, अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक सर। अच्छा, एक शेयर जो आज आउट परफॉर्म कर रहा है, अच्छी रैली जहां पर है, इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी रही हैं रिजल्ट के बाद, HDFC AMC। प्रदीप सर, ये भी एक आपका कैपिटल मार्केट थीम के अंदर ही आता है, 4.25% के आसपास की तेज़ी, 2653-54 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं HDFC AMC को लेकर के अभी? सर ऑल टाइम हाई अगेन आपको एक बार देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि एक बार इसका टारगेट होना चाहिए 2850, एंड सेकंड टारगेट होगा ऑलमोस्ट 2930 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 2530 के आसपास, 2530 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ओवरऑल थीम पे एक रैली चल रहा है, और आज सुबह सुबह जिस तरीके का टॉप बनाया था वो एक बार 2696 के अराउंड, मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी आपको नेक्स्ट 2 से 3 दिन में आते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकता है। हाई पॉसिबिलिटीज है, शॉर्ट टाइम में करेक्शंस कंप्लीट है, रैली अप ट्रेंड पे ही है, तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर रहेगी। HDFC AMC को लेकर के 2850 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए जरा अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं HDFC AMC के बाद। सर जरा येस बैंक को देखिए, येस बैंक में क्या हो रहा है, ये मतलब फिर से क्या नई रैली की तैयारी करने के मूड में है क्या? 2.5% की तेज़ी, आज इसने 23.63 रुपये का हाई लगाया है और उसी लेवल के आसपास होल्ड करता हुआ 23.53 का भाव है। काफ़ी कुछ घटा है पर भाव में नहीं दिखा उतना, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अब? सर अब दिखने लगेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि आइडिया से बिल्कुल विपरीत ये स्टॉक हो चुका है। आइडिया अभी भी ब्लीडिंग है, लॉसेस में आ रहा है, ये स्टॉक एटलीस्ट प्रॉफिट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 5 क्वार्टर देखेंगे
तो 20 पैसे के अराउंड ईपीएस है। सेल्स में भी 19-20 वो 9,200 9,400 करोड़ के आसपास है। जो चीज बेहतरीन सुधरी है इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन, जो नेगेटिव चली गई थी, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव चली गई थी, वो बढ़ के अब पिछले 3 क्वार्टर में 11, 12 और 10% रही है। तो टर्न अराउंड स्टोरी है, नया प्रमोटर है। सुजलॉन जैसा हाल हो सकता है कि टर्न अराउंड हुआ तो 5 का सुजलॉन 80 पर खड़ा हो गया। इसमें 70 हफ्ते हो गए हैं कप एंडल पैटर्न बनते हुए। नेकलाइन इसकी 24 रुपए 30 पैसे के ऊपर है। 24-30 के ऊपर जब टिकना स्टार्ट करेगा तब मैं इसको अपनी बैन लिस्ट से हटा के एक्टिव लिस्ट में वापस लेके आऊंगा, बट 24-30 के पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है और 10 हफ्ते लगा दे, कप एंडल की जगह वीसीपी करने चला जाए, तो मेरा इंटरेस्ट अभी अलर्ट लगा हुआ है। वीकली क्लोजिंग 24-30 के ऊपर आएगी तो मैं इसमें बाई करना स्टार्ट करूंगा। फिर छोटे छोटे 2-3 रेजिस्टेंस रह जाएंगे, एक 27-44 का, दूसरा रह जाएगा 28-55 का, लेकिन टारगेट खुल जाएगा 24-30 के ऊपर 32-85 का। तो मैं महंगा खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि महंगा रोए एक बार महंगा खरीद लूंगा, लेकिन बिकेगा भी फिर महंगा। अगर 24-30 में महंगा खरीदूंगा तो 32-80 का महंगा बिकने की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो उसके नीचे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 24-30 निकलने के बाद मेरा पूरा पूरा भरपूर इंटरेस्ट आएगा। ठीक, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये मतलब कहावत जो है उत्तर प्रदेश में जो है काफ़ी कही जाती है। और अंशुल जी भी मतलब उत्तर प्रदेश का जो गढ़ है जो मुहावरों का, वहाँ से आते हैं, बनारस से, तो मतलब उनको तो ज़्यादा ज्ञान होगा इसके बारे में। 2360 का, तो चलिए ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा ऊपर जाने का। और जो रफ्तार है वो एक बार क्रॉस हो गई तो उसके बाद से फिर यहाँ पर जो है नई खरीदारी की संभावनाएं जो है वो बनती दिखाई देंगी। एक जरा जियो के रिजल्ट आए थे, जियो के रिजल्ट भी जो है देख लेते हैं। उसके हालांकि नतीजे उस तरीके से रहे नहीं जैसी उम्मीद थी, और उसके बाद आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर, आप देखिए ज़रा, 9% के आसपास मुनाफा घटा है जियो फाइनेंशियल का। और कंपनी की अगर हम आय देखें उसमें बढ़ोतरी रही है, लेकिन बिलो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा रहा है। हालांकि बहुत गिरावट भी नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2-3 रुपए नीचे। क्या राय रहेगी करंट लेवल पे 283-84 के आसपास? सर मुझे लगता है कि वो स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। और जिस तरीके से ओवरऑल चार्ट लास्ट 2-3 महीने से नीचे आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड में है, शॉर्ट टाइम में एक डाउन ट्रेंड में है। ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएंगे और 265-250 तक आपको मिल सकता है। तो कभी भी अगर 265 के आसपास आता है तो बाय करने का सलाह रहेगा, लेकिन मेक श्योर करेंट लेवल से बाय नहीं करना, क्योंकि चार्ट में वीकनेस दिखाई दे रहा है और लगातार ये डेली चार्ट नहीं वीकली चार्ट पे वीकनेस है। और मुझे लगता नहीं कि 250 से पहले बाय करना चाहिए। 265 से 250 इस रेंज पे आप बाइंग स्टार्ट कीजिए, उसके इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 225 के आसपास। अगेन आपको टारगेट मुझे लगता है कि 300 एंड अबव आपको मिलेंगे। एक लॉन्ग टर्म थीम है। मुझे लगता है कि इससे पहले भी हमने एक बार कॉल दिया था 200 से 300 आया, और जिस तरीके से जियो एंड ब्लैक रॉक का एक न्यूज आया था सामने ब्रोकिंग बिजनेस पे जियो फिनांस सर्विसेज का एंट्री। सो कहीं ना कहीं ऑल न्यूज जो है डिस्काउंटेड है प्राइस के साथ। लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम है नहीं, शॉर्ट टर्म में प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, नीचे बाय करने का सलाह रहेगा। नीचे खरीदें वो ज़्यादा सही रहेगा, ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आई है। अगली टिप्पणी जो है, अभी इसका नाम यस बैंक के साथ ले रहे थे अंशुल जी, सुजलॉन, ज़रा मतलब इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। एफआईज जो है हमने देखा है कि यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और अपने घरेलू जो मतलब निवेशक हैं वो उनका स्टेक यहाँ पर घट रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो थर्ड क्वार्टर के अपडेट्स आए हैं, हालांकि अब रिजल्ट का इंतज़ार है, और आज ये ट्रेंड में क्यों है ये नहीं पता, क्योंकि आज गूगल ट्रेंड में आ रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। हालांकि शेयर प्राइस में कोई खास मोमेंटम नहीं, 49 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। इसके अच्छे दिन कब आएंगे अंशुल जी? सर अच्छे दिन दो जगह पे आएंगे, या तो 51 रुपए 10 पैसे के ऊपर टिकना स्टार्ट कर दे तो बेयर ट्रैप बन जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी हमने देखा बेयर ट्रैप बना तो कितनी वर्टिकली चले। या तो 5110 के ऊपर आ जाए, बेयर ट्रैप बनना स्टार्ट हो जाए, एक छोटा सा रेजिस्टेंस 55 का रह जाएगा, बट खुल जाएगा 74 और 86। फिलहाल जब तक 5110 के नीचे टिक रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग में या थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन में 46 तक आ सकता है। एफआईआई का जब भी स्टेक बढ़ता है, आप किसी भी स्टॉक को पढ़िए जहां एफआईआई का स्टेक बढ़ रहा है, वहां पे हिचकोले नीचे की तरफ बहुत शार्प आते हैं, ताकि रिटेल घबराहट में माल बेचे और उनको बड़ी तेजी से आसानी से बिना प्राइस बढ़ाए
माल और मिलता जाए। तो इन पैनिक से थोड़ा सा बचिए। 51 के नीचे जरूर आया है, 46 तक भी जाने की संभावना है, बट ये संभावना सेलिंग के लिए नहीं है। जहां भी वीकली चार्ट पे ओपन लो के साथ बड़ा रिवर्सल दिखे, तुरंत उसमें चढ़ जाइएगा। 55 पे शायद कुछ दिन अटके, बट इवेंचुअली 74 और 86 इसको जाना है। 74 और 86 इसको जाना है। ये मतलब घबरा, जो लोग अभी धैर्य बना लेंगे वो अभी बने रहें, उनके लिए सलाह यही है कि अभी ये थोड़ा सा पेशेंस चेक कर रहा है। और जो लोग धैर्य गवा देंगे फिर वो फिर निकल करके बाद में फिर आप महंगा लें, उससे अच्छा ठीक है, अगर पड़ा हुआ है तो रहने दीजिए। अभी सुजलॉन कुल के लिए ये राय निकल के आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टिप्पणी अपने दर्शक की भी शामिल कर लेते हैं। नहीं, उससे पहले एक सवाल जो है एंजल वन बाकी रह गया महत्वपूर्ण। एंजल वन में धुआंधार रफ्तार आज देखने को मिल रही है, 8% ऊपर। और कैपिटल मार्केट को लेके काफ़ी सारे शेयरों पे आज बात हुई है, सब में अच्छी तेज़ी है। और एंजल वन पे प्रदीप जी ज़रा देखिए रिजल्ट्स जो है, हालांकि मुनाफा घटा है इनका 5% लास्ट ईयर के मुकाबले। रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ रही है, एबिटा 7% रहा है, मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दी गई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी एंजल वन? सर अभी भी मोमेंटम मुझे लगता है कि इसमें बाकी है। आपको अभी 2725 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि एक दो दिन में ही 2780 2800 के आसपास प्राइस मिलेंगे। बाकी अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू है यहाँ पे लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि 3000 तक भी ये रैली आपको कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले ऑलमोस्ट 3 बार तो सपोर्ट ले ही चुका था, ऑलमोस्ट 2250 2300 के आसपास बेस भी अच्छा खासा बना है। इस बार भी हमने देखा कि स्टॉक 2300 से नीचे नहीं आया, अच्छा खासा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है। 2700 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 2725 बने रही है। एक दो दिन का अगर व्यू अब अभी भी इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बाकी है, 2800 के ऊपर आपको मिलेंगे। थोड़ा पोजिशनल 15-20 दिन 25 दिन का व्यू लेके चलेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 2950 एंड 3000 का प्राइस भी मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो होल्ड करके जाइए। खरीदने की कहाँ गुंजाइश है? खरीदने का सर अभी करेंट जोन से ना मैं कंफर्टेबल हूं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 8% आज चला हुआ है, एफएनओ में भी है। सो अगर नीचे आता है एक बार 2650 2670 के आसपास, मुझे लगता है कि उस टाइम पे बाय करना चाहिए, क्योंकि इतना ऊपर मैं तो नहीं खरीदूंगा, कहीं पे नहीं जाने वाला भाग के। अभी जो जी रैली है, रैली कंटिन्यू होगा, बट दैट्स नॉट मीन हमें फ्रेश बाय करना है, क्योंकि फ्रेश बाय करने पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, तो एक बार वेट करना चाहिए। चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपके लिए आया हुआ है हमारे एक दर्शक का। कह रहे हैं कि अभिनव तिवारी शो के नाम से आईडी बनाई हुई है इन्होंने। कह रहे हैं कि विपुल सर एचएफसीएल में ब्रेकआउट आ रहा है क्या? प्रदीप सर से पूछिए क्या करना चाहिए, और अभी अगर लें तो क्या टारगेट रखना चाहिए। तो ये आजकल हमारे दर्शक भी जो है ना वो सब ब्रेकआउट वगैरह संभाल मतलब खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। बताइए सर, अब इनको टारगेट जानना है और बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, 5% ऊपर, 4.5%। क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि करंट लेवल पे हम बाय करके जा सकते हैं, एंड 62.50 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड जिस तरीके से हमने पास्ट में भी परफॉर्म देखा है, 74 75 तक तो इजीली आपको पहला टारगेट आते हुए नजर आएंगे। सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 82 तक। तो अगर आप करेंट उनसे बाय कर रहे हैं, 62.50 रहेगा स्टॉप लॉस, 74 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, 80 का रहेगा ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बहुत फेवरेबल है, नीचे खोने के लिए ज्यादा है नहीं। और उस हिसाब से आप क्वांटिटी मैनेज कीजिए, उस हिसाब से पोजीशन लीजिए, ज्यादा ओवर पोजीशन यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। 62.50 पे स्टॉप लॉस एंड 80 का टारगेट। 62.50 का स्टॉप लॉस, 80 तक के टारगेट। जरा इसको जरा गूगल फाइनेंस के चार्ट पे अगर हम लेकर के दिखा सकें तो, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ धुआं अब 67 रुपये 56 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर जो है HFCL के अंदर देखने को मिल रही है, करीब 5% की तेज़ी यहाँ पर आपको जो है स्टॉप लॉस जो दिया गया है वो नोट डाउन कर लीजिए, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है नहीं आ पा रहा। 62 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस और 80 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं HFCL के अंदर। चलिए आ गया स्क्रीन पर 4.5% की तेज़ी, तो शानदार रफ्तार जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो तिवारी जी सही पकड़ा आपने, और कई बार कुछ चीज़ें हमारी निगाहों से छूट जाती हैं, हमारे दर्शक पकड़ लेते हैं। ये है कि ये जो तमाम हमने एक के बाद एक वेबिनार किए, अब हमारे दर्शक खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ पर ब्रेकआउट है कहाँ नहीं है। तो स्टॉप लॉस टारगेट का रखिए ध्यान, 62.50 का स्टॉप लॉस, 80 रुपये का टारगेट। जैसे यहाँ पर कोई गतिविधि होगी
तेज गतिविधि तो हम दोबारा इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या स्टॉप लॉस टारगेट में हमारे एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर जी कोई बदलाव करना चाहेंगे तो भी हम स्क्रीन पर इसको लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर रखिए नज़र HFCL को लेकर के भी एक के बाद एक कई सारी कॉल्स निकल के आ गई है। चलिए अब जो है समाप्त तो हो रहा है समय, लेकिन जाते जाते अंशुल जी, आज चूँकि हमने जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें एक चीज़ और डाली हुई थी स्लग में और तमाम जगहों पे कि बजट 2026 के लिए कहीं कोई मौका है क्या, और अगर है तो कहाँ पे मौका तलाशा जाए। क्या कोई मतलब ऐसा थीम, ऐसी कोई स्टॉक जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये बजट के इर्द गिर्द, हालांकि अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप, और प्रदीप जी आप दोनों लोगों से राय जानना चाहूँगा। तो देखिए थीम्स प्रोबेबली इस बार बहुत हद तक फेल होती हुई दिख रही है। प्री बजट रैली में भी जितने स्टॉक डेवलप होने थे नहीं हुए। पीछे आपने सिम्फनी वगैरह में देखा था 2 साल से गर्मी की थीम फेल हो रही है। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पसंद करूंगा, थीम के बेसिस पे नहीं चल पा रहा है। 1-1.5 साल से पता नहीं क्या हुआ है। जिस भी थीम पे आप बेट लगाओ एक आध स्टॉक उसमें चलता है, बाकी पिट जाता है। जैसे पीछे टेक्सटाइल में चला, गर्मी वाले में सिम्फनी वगैरह में चला, बट समहाउ कंजम्पशन रिलेटेड ये बजट रहेगा क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ रहा है फूफा जी की वजह से। तो उसको काउंटर आप घरेलू खपत से ही कर सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली घरेलू खपत बढ़ाने के लिए बजट में कुछ ना कुछ अच्छा आना चाहिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक किस में मूव आएगी कहना मुश्किल है। तो आई वुड स्टिक विद पर्टिकुलर स्टॉक्स जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ब्रेकआउट्स आ रहा है। जैसे इंडसइंड आपको रिकमेंड किया था, एक्सिस बैंक रिकमेंड किया था, आज भी इंडसइंड आप देखिए खींच खाच के डे हाई पे वापस से खड़ा हो गया है। तो इस टाइप के ब्रेकआउट्स या रिलेटिव स्ट्रेंथ है उनको प्ले कर लेना चाहिए, ना कि कोई थीम के भरोसे जाना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपको जानना चाहूंगा जाते जाते, आज MMTC टूटा हुआ है, टारगेट इसने अचीव किए थे, अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टिप्पणियां हैं लोगों की, ये मेरे दिमाग से मिस हो गया, मैंने सोचा था पूछने के लिए। तो इस गिरावट में कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, क्या करना चाहिए? 4.25% ऊपर, या ये ट्रेड खत्म हो गया अभी? 70.47 रुपए के ऊपर दोबारा जब टिकेगा फिर हम बाई करेंगे 73.88 के लिए, और 73.88 निकला तो फिर 85.77 रुपए मिलेगा। तो 70-47 टिकना बहुत जरूरी है। परसों क्लोज भी किया था, आज पुल बैक दे रहा है, तो प्रोबेबली आज और कल इनसाइड बार रह सकती है 1-2 दिन मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए। थर्ड वेव में जब 70-47 दोबारा निकलेगा फिर बाई देंगे। चलिए ठीक है। प्रदीप जी सेम सवाल आपसे, कोई बजट के लिए कुछ ध्यान दिमाग में है, और आप दोनों लोगों के डिस्क्लोजर समय जो है आपका हो गया है, तो प्रदीप जी आप इसके साथ अपना डिस्क्लोजर भी दे दीजिएगा, और बजट के लिए कुछ है आपके दिमाग में? विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि बजट के हिसाब से हमें डिफेंस एंड कंजम्पशन एंड उस हिसाब से देखा जाए तो सीमेंट भी हमें फोकस में रखना चाहिए। सीमेंट स्टॉक्स थोड़ा बहुत बेस अभी क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे पुल बैक आना बाकी है। एंड एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये ओनली फॉर इस बजट के हिसाब से नहीं है, ओवरऑल एक व्यू रहेगा। अगर हमने देखा 2014-15 के टाइम से जिस तरीके से इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टेक एफडीआई पे लिमिट था ऑलमोस्ट 49% के आसपास, 2021 में हमने देखा वो 49% जो स्टेक एफडीआई का लिमिट था वो लिमिट इंक्रीज होने के बाद 75% आया है। सो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज, इंडियन गवर्नमेंट जो है ग्लोबल लीडर्स को फॉलो कर रहा है। एंड अगर हम देखेंगे सिंगापुर में भी सेम चीज हुआ है, पहले 49 था, 75, बाद में 100% एफडीआई लिमिट किया गया है। और सिंगापुर के जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है यहाँ पे कितना ज्यादा बढ़िया मूव आया था। उसके बाद हमने दुबई में भी सेम चीज देखा, चाइना भी सेम चीज फॉलो करता है। कहीं ना कहीं इंडिया भी अगर हम देखेंगे 2017-18 में फॉलो नहीं कर रहा था, 49% का था, 2021 में 75% हुआ है। मुझे लगता है कि अगर इस बार या तो कभी भी 100% होता है तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में एक बूम आ सकता है। और जिस तरीके से जो निपा वायरस न्यू एक कहीं ना कहीं वायरस या तो हेल्थ को लेके जो थ्रेट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस स्टॉक्स को फोकस रखना चाहिए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ऑल टाइम हाई पे आके बंद हुआ है लास्ट हफ्ता भी, और मुझे लगता है कि 2090 के आसपास का अभी का प्राइस है।
आपको लॉन्ग करके जाना चाहिए। बजट के हिसाब से भी 2093 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटा करेंट जोन से भी 15 से 20% का रैली मिल सकता है। सेकंड स्टॉक रहेगा कोल इंडिया, और सीमेंट सेक्टर से मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट। ये तीनों स्टॉक्स आपके रडार पे रखिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे ऑलवेज रिस्क रहता है, एक बार खुद से भी स्टडी कीजिए। चलिए, जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंशुल जी, आपका डिस्क्लोजर। सर जो भी राय आपको दी है वही सभी को दी है, तो कहीं कोई बदलाव नहीं है उसमें। और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रिलायंस, अदानी, ग्रीन है, तो इस पे मैंने आज कोई सलाह आपको दी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करते हुए। हैप्पी वीकेंड।